डॉक्टर बन जाऊं, बहुत बड़ा सर्जन बन जाऊं, दैट वुड बी माय कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। अलग अलग लोगों के कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए अलग अलग होते हैं, समझ आया? हर एक इंसान, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. That is why the concept of development for every individual is also different. Now, why is development different for different people? The developmental goals are different for different people. If in a class only, I would start asking you people that what is the concept of development for you? आप लोग क्या सोचते हो डेवलपमेंट कैसे होगी? आप में से एक बच्चा कहेगा कि अगर मेरी नेशनल क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाए, दैट वुड बी डेवलपमेंट फॉर मी. एक बच्चा उठ के कहेगा कि मैं अगर एस्ट्रोनॉट बन जाऊं तो दैट वुड बी डेवलपमेंट फॉर मी. एक बच्चा उठ के कहेगा कि मुझे मैं एक अच्छा डॉक्टर बन जाऊं, मैं अच्छा इंजीनियर बन जाऊं, मैं अच्छी फैशन डिजाइनर बन जाऊं, मैं अच्छा मॉडल बन जाऊं. तो अलग अलग लोगों की अलग अलग डेवलपमेंटल कंसेप्ट्स हैं, डेवलपमेंटल गोल्स हैं, है कि नहीं? उसी तरह अगर ये तो हमारी क्लास होगी, अगर हम आपके सपोज हमारे घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प है, सबके घर में होगी कोई ना कोई डोमेस्टिक हेल्प के बच्चे से पूछेंगे बच्चे आपके डेवलपमेंटल गोल क्या है, तो उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? आपको क्या लगता है? what do you think that would be the developmental goal of that kid? वो बोलेगा मेरा डेवलपमेंटल गोल है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, 10,000 20,000 रुपए महीने की नौकरी मिल जाए, जिससे कि थोड़ी मैं अच्छी लाइफ बिता सकूं अपनी. या उसका डेवलपमेंटल गोल होगा कि मुझे एक अपना घर मिले. कई लोगों के पास अपने घर भी नहीं होते, उनका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि भाई हमें अपना एक घर मिल जाए ताकि हम आराम से रह सके अपने. दैट वुड बी द डेवलपमेंटल गोल. जो लोग भूखे सो रहे हैं सड़कों पे, उनका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? एस्ट्रोनॉट बनना? नो. जो लोग सड़कों पे भूखे सोते हैं उनका डेवलपमेंटल गोल होगा भी रोज हमें 2 वक्त खाना मिल जाए, हमें बस खाने को मिल जाए, हमारे लिए वही डेवलपमेंट, राइट? जो लोग बीमार हैं उनका डेवलपमेंटल गोल होगा कि अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाए, तो हमारी डेवलपमेंट. तो the different people have different developmental goals. The developmental goals for different people are different. Why? Because they have different aspirations. उन सबकी aspirations, desires, income levels, educational levels, what else? Their environment around, etc. So why do different people have different developmental goals? Because they have different aspirations, different desires, different income levels, different educational levels, different environment around. Probably they have a different type of government. People who don't live under a democracy, who live under dictatorship, their developmental goal would be to bring their country under a democratic rule, isn't it? So different people now, till now you should have understood that why different people have different developmental goals. अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स क्यों होते हैं? कभी भी लोगों के कुछ लोगों के सेम हो, जैसे मैं और मेरी फ्रेंड डॉक्टर बनना चाहते, ये और ये एस्ट्रोनॉट बनना चाहते, ठीक है? उनके सेम डेवलपमेंटल गोल्स क्यों है? क्योंकि उनके इंटरेस्ट सेम है, उनकी एस्पिरेशन सेम है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड सेम है. उनको पता है कि हमारे पेरेंट्स हमें ये दे सकते हैं, हमारे लिए डेवलपमेंटल गोल्स ये, ठीक है? अगर आप में से एक बच्चा जो है वो उसे 2 दिन की रोटी नहीं मिल रही है, खाने को नहीं मिल रहा 2 दिन से, तो उसका डेवलपमेंटल गोल अलग हो जाएगा, ठीक है? अगर आप में से कोई बच्चा है जिसके घर में फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, उसका डेवलपमेंटल गोल एकदम चेंज हो जाएगा, राइट? सो ऑल द डेवलपमेंटल गोल्स डिपेंड अपॉन different things.
will have different developmental goals. This is a very, very important statement. The first important statement of your chapter, on the basis of which the questions can come in your board exam, that why do different people have different developmental goals? So this is the answer of that question, right? That why do different people have different development? Now, we have understood one thing, that different people have different developmental goals. There is one more concept now coming along with this, that although different people have different developmental goals, but sometimes these goals can be conflicting also. Conflicting goals. Now, what do you mean by conflicting developmental goals? लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, मान गए कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई हेल्थ वर्कर, जो भी बनना चाहता है, अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हो गए हमारे भी, ठीक। लेकिन कई बार ये डेवलपमेंटल गोल्स कंफ्लिक्टिंग होते हैं. What is the meaning of conflicting? The meaning of conflicting here is that the development for one might not be development for the other, right? Understand it very carefully. Development for one might not be development for the other. On the other hand, it might be the contrary of development, right? अगर एक बंदा एक तरह से डेवलप कर रहा है तो दूसरे बंदे को उसकी वजह से नीचे जाना पड़ रहा है, राइट? कैसे, मैं बताती हूँ. एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके लिए. सपोज हम सारे एक क्लास में बैठे हैं, ठीक है, और आई एम द ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूट है, राइट? और आप मेरी क्लास में सारे पढ़ते हैं या मेरे स्कूल में सारे पढ़ रहे हैं. तो मैं क्या करूंगी कि एक दिन मैंने रूलिंग पास कर दी कि बिकॉज एकेडमिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक्स हमारे लिए, तो नेक्स्ट टाइम से स्कूल में कोई गेम्स का पीरियड नहीं होगा, कोई लंच ब्रेक नहीं होगी, कोई गेम्स का पीरियड नहीं होगा, कोई एक्टिविटी का पीरियड नहीं होगा, सारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई करेंगे. ठीक है, मेरा सोचना ठीक है, मेरे लिए डेवलपमेंटल गोल है पढ़ाई, पढ़ोगे तो बढ़ोगे आगे. लेकिन आप में से कोई बच्चा हो सकता है, मे बी अ चाइल्ड इज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, मे बी देयर इज अ चाइल्ड हु इज अ वेरी गुड सिंगर, मे बी देयर इज अ चाइल्ड हु इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट. तो उनके लिए सिर्फ पढ़ाई करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? उनको अगर मैं कहूंगी कि सिर्फ पढ़ाई करो तो उनके लिए मेरा जो डेवलपमेंटल गोल है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, क्योंकि मैंने उनको सिर्फ पढ़ने के लिए कहा है और खेलने के लिए नहीं कहा है. कोई बच्चा खेलेगा नहीं, सिर्फ पढ़ेगा. अगर वो खेलेंगे नहीं तो उनके लिए वो डेवलपमेंट कैसे होगी, वो कैसे एक नेशनल टीम में सिलेक्ट हो पाएंगे, कैसे अपने टैलेंट को प्रोजेक्ट कर पाएंगे, राइट? तो इसीलिए यहाँ पर मेरा डेवलपमेंटल गोल और उन बच्चों का डेवलपमेंटल गोल कंफ्लिक्टिंग है. क्या है? कंफ्लिक्टिंग, right? Now I'll give you examples from your textbook only. One more example of this conflicting developmental goal is minimum support price. Now what is minimum support price? आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में क्लास 9th में you have all read about minimum support price. Now what is minimum support price? Minimum support price is the price at which the government offers the farmers to take their produce, right? Why do we have minimum support prices? Why does government offer minimum support price? So that the farmers are not exploited. Let me explain it in some other way. क्या होता है कि हर साल farmers कुछ ना कुछ अपने खेती जो उनका yield होता है, produce होता है, उनको बाजार में बेचने जाते हैं. ठीक है, suppose traders, उन्होंने अपना सामान बेचना किसको है? ट्रेडर्स को बेचना है, जो व्यापारी होते हैं वहां पे ट्रेडर्स को बेचते हैं. अब सपोज सारे ट्रेडर्स ने मिलजुल के एक कॉन्स्पिरेसी कर दी है कि हम गेहूं बेच रहे हैं फार्मर, तो ट्रेडर्स ने कहा है कि हम 20 रुपए किलो ज्यादा से गेहूं नहीं खरीदेंगे, कोई नहीं खरीदेगा 20 रुपए किलो से. ठीक है, अब 20 रुपए किलो जो है फार्मर ने सोचा था कि मैं जो है अपना गेहूं कम से कम 50 रुपए किलो का बेचूंगा तभी मुझे प्रॉफिट होगा. लेकिन सारे हर जगह मार्केट में वो जा रहे हैं, सारे ट्रेडर्स उसे कह रहे हैं कि हम भी 20 रुपए किलो ही लेंगे तुम्हारा गेहूं. तो इससे कौन एक्सप्लॉइट हो रहा है? फार्मर्स. द फार्मर्स आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड बिकॉज़ ऑफ दिस, राइट? लेकिन अगर गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवीन करती है और कहती है फार्मर्स को, भाई मैं आप
मतलब हम गवर्नमेंट आपसे 50 रुपए किलो गेहूं ले लेंगे, ठीक है। आप मार्केट में अगर आपको इससे ज्यादा रेट मिल रहा है, आप मार्केट में बेच लो, लेकिन मार्केट में अगर आपको 50 रुपए किलो से कम रेट मिल रहा है तो गवर्नमेंट आपका सारा गेहूं, दिस इज व्हाट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे फार्मर्स की एक्सप्लॉइटेशन जो है वो खत्म हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स पहले मार्केट में देखते हैं, अगर मार्केट में उन्हें अच्छा प्राइस मिल रहा है तो मार्केट में दे देते हैं, अदरवाइज वो गवर्नमेंट गोडाउन्स में जाके अपना प्रोड्यूस बेचते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है दैट फार्मर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड. So this minimum support price, now how is it concerned with the developmental goal, conflicting developmental goal? कैसे concerned है? अब जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो ट्रेडर्स क्या चाहते हैं, दो ग्रुप्स हो गए, ट्रेडर्स के और फार्मर्स के. When government decides the minimum support price, what would traders want? Traders would always want a high support price or a low support price. Think of it. Traders क्या चाहेंगे कि गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस जो बता रही है वो ज्यादा होना चाहिए कि वो कम होना चाहिए. Traders always want a low support price. ट्रेडर्स चाहेंगे कि हमेशा कम पैसा गवर्नमेंट ऑफर करे उनका प्रोड्यूस खरीदने के लिए, ताकि ट्रेडर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है. ट्रेडर्स चाहेंगे कि जो गेहूं है वो 50 रुपए किलो ना बिके, गवर्नमेंट जो है वो उनको 50 रुपए किलो का नहीं ऑफर दे, गवर्नमेंट 20 रुपए किलो का ऑफर दे, ताकि हम लोग आराम से सस्ते गेहूं उनसे खरीद सकें फार्मर्स, ठीक है. दिस इज व्हाट ट्रेडर्स वांट. तो ट्रेडर्स का डेवलपमेंट क्या है? For traders, what is the developmental goal? That the support price should be low. Now, अगर support price low होगा, तो farmers की development होगी कि they will be at a loss. Obviously, farmers will be at a loss. So, what do farmers want? Farmers क्या चाहते हैं? Support price क्या हो? They always want a high support price. Right? So farmers always want a high support price. ठीक है. Traders चाहते हैं low support price ताकि उनकी डेवलपमेंट हो, और फार्मर्स चाहते हैं हाई सपोर्ट प्राइस ताकि उनकी डेवलपमेंट हो. तो यहाँ पर इन दोनों के डेवलपमेंटल गोल्स क्या है? कंफ्लिक्टिंग है. They are conflicting, right? अगर लो सपोर्ट प्राइस होगा तो फार्मर्स के लिए लॉस होगा, अगर हाई सपोर्ट प्राइस होगा तो ट्रेडर्स के लिए लॉस होगा. तो यहाँ पे डेवलपमेंटल गोल्स कन्फ्लिक्ट है. तो फिर गवर्नमेंट को वो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग नाउ व्हिच द गवर्नमेंट ये सोच के डिसाइड करती है कि ना ट्रेडर्स को ज्यादा नुकसान हो ना फार्मर्स को ज्यादा नुकसान हो, तो समवेयर इन द मिडिल इट डिसाइड्स अबाउट द सपोर्ट प्राइस. सो what is the first example you're going to give if a question comes to you that how different people have different developmental goals and how sometimes the goals can be conflicting. So different people have different developmental goals. उसका हमने पढ़ लिया because they have different aspirations, desires, levels of income, levels of education, environment, etc. That is why different people have different development. And their goals can be conflicting also sometimes because development for one might not be development for the other. दूसरे के लिए वो development नहीं हो सकती. The example can be minimum support price, where traders want a lower support price and farmers want a higher support price. Another example of conflicting developmental goals is dams. Now, you all know what a dam is. Dam क्या है? जो डैम्स बनते हैं for generation of hydroelectricity. As Jawaharlal Nehru has very rightly remarked, dams as the temples of modern India. Right? Dams are the temples of development for modern India. Why? Because dams के साथ development जो है वो directly related है. Directly related समझते हो? जितने ज्यादा dams होंगे उतनी ज्यादा development. ठीक है? Why? You all know the benefits of the dams. हमने छोटी क्लासेस से ही पढ़ना शुरू कर दिया था कि डैम्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. Generation of hydroelectricity, the reservoir it can help in fish breeding. Then the canal system from the dams can help in the irrigation processes and numerous other benefits. Dams.
सो देयर सबसे बड़ा बेनिफिट होता है डैम्स के, दो सबसे बड़े बेनिफिट्स जो हैं वो ये है, सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड कैनाल्स फॉर इरिगेशन, राइट। तो अगर डैम्स, हम सोचें डैम्स के बारे में, तो हमें लगता है that everybody is benefited because of dams. Dams are beneficial for everyone, but there is a group of people for whom dams are not progress, dams are not development. What are these dams? क्या है? कई लोगों के लिए जो डैम्स हैं वो प्रोग्रेस नहीं है, वो क्या है? उनके लिए लॉस है। वो कौन से लोग हैं? वो है द ट्राइबल पीपल। आप लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में भी सुना होगा। वो क्या है नर्मदा बचाओ आंदोलन? वो था क्योंकि जब डैम बन रहा था नर्मदा रिवर पे, तो जो ट्राइबल पीपल थे उनको डिस्प्लेस किया जा रहा था, अगर डैम, डैम जब बनना होता है, इट टेक्स लॉट्स ऑफ एरिया अंडर इट, ठीक है। और नॉर्मली आपने देखा है डैम्स कहाँ बनते हैं? फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है, जहां पर जो देयर इज वेरी लेस ऑफ पॉपुलेशन, मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन जहाँ पे नहीं है, अर्बनाइजेशन नहीं है, बड़े ही डिजर्टेड एरियाज में जाके डैम्स बनते हैं, ठीक है, जहाँ से रिवर आ रही है कहीं पीछे डैम बना दिया। लेकिन उस डैम बनाने से क्या होगा कि जितना भी फॉरेस्ट एरिया उस डैम के अंदर आ रहा है, वो सारा का सारा एरिया पानी के अंदर सबमर्ज कर रहा है, ठीक है। और tribal people, how are tribal people affected? Because they are now they need to be displaced from their places. आप सबको पता है कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं, they are very close to nature. नेचर के बिल्कुल पास रहना उनको पसंद है, ठीक है। नेचर के पास रहते हैं वो, जितनी भी नेचर चीजें देता है बस उसी के साथ अपना सर्वाइवल करते हैं। They don't need anything from a modern civilization. वो बिजली और जितने भी एसी, पंखे, इन सब के बिना, गाड़ियां, इन सब के बिना रहते हैं, बिल्कुल नेचर के पास, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, ठीक है। जब डैम्स बनते हैं तो इन ट्राइबल पीपल, these tribal people have to be displaced, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट, आप सोचोगे कि जब गवर्नमेंट डिस्प्लेसमेंट कराएगी तो ट्राइबल पीपल को उनको रहने के लिए कोई ना कोई जगह तो देती है। गवर्नमेंट डज प्रोवाइड places to live, लेकिन आपको पता है ट्राइबल पीपल, they don't study, they don't know how the modern civilized people work. तो अगर ट्राइबल पीपल को डिस्प्लेस कर रहा है फॉरेस्ट से निकाल के, उनको कहीं अर्बन एरिया में जगह दे रहे हैं और कह रहे हैं आप यहाँ पे रहो, फैक्ट्रीज में जाके काम करो। ट्राइबल पीपल डोंट नो हाउ टू वर्क इन फैक्ट्रीज, they don't know how to live with the so-called civilized and modern people. उनको नहीं रहना आता उनके साथ, वो तो पूरे अपने जंगल के साथ, नेचर के साथ आराम से रह रहे हैं। तो ट्राइबल पीपल जो है, they never want dams to be built. उससे क्या होता है, उनका जो नेचुरल होम है, घर है उनका नेचुरल, वो डिस्प्लेस हो जाता है, उनसे छीन लिया जाता है, ठीक है। तो अगर हम डैम्स की बात करें, ये भी यहाँ पे कंफ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स है, ठीक है। फॉर एवरीवन एल्स डैम्स इज डेवलपमेंट, बट फॉर द ट्राइबल पीपल डैम्स आर नॉट डेवलपमेंट, राइट। on the other hand, it is something which is going to take away their home from them. That is why these people don't want dams to be built. तो यहाँ पे conflicting developmental goals, right? So now the goal has become conflicting, right? So we have learned about all these things now, that different people have different developmental goals, and sometimes the goals can be conflicting also. The examples of conflicting developmental goals are minimum support price and dams, ठीक है। इस चीज में हमेशा I have always seen that in such questions many kids they get confused. अगर आपको conflicting developmental goal का पूछा हुआ है तो आपने उसमें conflicting का एग्जांपल देना है, डिफरेंट का एग्जांपल नहीं देना। और अगर आपसे डिफरेंट का पूछा हुआ है तो उसमें डिफरेंट का एग्जांपल देना है, conflicting का नहीं देना, ठीक है। जब भी आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, take this, always keep this in your mind that
if a question is of different developmental goals, there you have to explain that why different people have different developmental goals, right? And if the question comes that give the examples of conflicting developmental goals, then these two examples are going to come, right? Now we know about the developmental goals, right? Now let's see how these goals are measured. डेवलपमेंटल गोल्स को मेजर कैसे किया जाता है? Now you all might be knowing about अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि what is the status of money in development. क्या स्टेटस है मनी का, पैसे का, इनकम का डेवलपमेंट? Has income anything to do with development? I would always say yes. Income has everything to do with development. Can anyone develop without money? हम कहते हैं कि पैसा के बिना भी डेवलपमेंट हो सकती है, हमें पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई डेवलपमेंट, लेकिन पढ़ाने लोगों को पढ़ाने के लिए भी तो पैसे चाहिए. We have to have money to open schools, to pay the teachers, right? हम कहते हैं कि पैसा नहीं, हमें हेल्थ चाहिए अच्छी, तो हेल्थ के लिए भी तो हॉस्पिटल्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए. So ultimately, income, you can say, is one of the major goals of development. One of the major goals of the development, not the only goal of development, right? Income is not the only goal of development, but it is one of the major goals of development. Let's see how. Suppose there is an IT engineer who is working in Jammu and earning 50,000 a month, right? IT engineer की salary है rupees 50,000, right? 50,000 है, जम्मू में रह रहा है, अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, और 50. अब उसकी बॉस उसे कहते हैं that now you are being transferred to Rajasthan, where your salary would be 75,000. सैलरी 75,000 है और आपको राजस्थान ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है? लेकिन वहां पे यू कैन नॉट टेक योर फैमिली, फैमिली को लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां हमारे पास इतनी अकोमोडेशन नहीं है कि आपकी फैमिली वहां रह सके. दूसरा, it would be you would be serving in the desert area. जैसलमेर में आपने काम करना है, where the climate is very hot, बड़ी गर्मी है वहां पे, ठीक है? दूसरा, इस आईटी इंजीनियर को बोला जा रहा है कि आपकी टीम में सिर्फ अभी जैसे अभी आईटी इंजीनियर इज वर्किंग विद ऑल डिफरेंट एम्प्लॉइज इन हिज फर्म, बट वहां पर आपकी टीम में सिर्फ 10 मेंबर्स होंगे और आपको कम से कम भी दिन के 15 घंटे के लिए काम करना पड़ेगा. अब ये सारी चीजें इस आईटी इंजीनियर को दिख रही है, लेकिन अगर आईटी इंजीनियर के लिए सिर्फ इनकम गोल हो, 25,000 रुपए उसकी इनकम बढ़ी है, तो वो इजीली चला जाएगा राजस्थान जॉब करने के लिए, ठीक है? लेकिन इसने इस जॉब को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं सर, मैं नहीं जा रहा हूँ राजस्थान, मुझे नहीं जाना, मुझे अपनी फैमिली के पास जम्मू में रहना है. क्यों? क्योंकि उसको वहां फैमिली के पास रहना है, ठीक है? दूसरी चीज, वहां बहुत गर्मी है, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है मुझे, इसलिए मैंने वहां नहीं जाना. तो दूसरी चीज उसने इनकम के ऊपर क्या है, तो फैमिली उसने प्रेफर की, दूसरी चीज उसने अपनी हेल्थ प्रेफर की. तीसरा, उसने देखा कि 15 घंटे काम करना है, ठीक है, और सिर्फ 10 टीम मेंबर्स, तो वर्किंग कंडीशंस अपने अराउंड उसने वो भी देखे कि इजी वर्किंग कंडीशंस कहाँ पे हैं. जम्मू में है, कहीं भी है, यहाँ पर चाहे पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन मैं फैमिली के पास हूँ, मेरी हेल्थ ठीक रहेगी क्योंकि गर्मी कम है,
दूसरा, मेरे वर्किंग कंडीशन, यहाँ पे सिर्फ मुझे 8 घंटे काम करना पड़ता है और सारी टीम है मेरे पास, राइट? तो उसने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। अब कैन वी से दैट इनकम इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट? और ये हमेशा होता है बेटा, एवरी टाइम वी सी कि सिर्फ पैसे की वजह से कोई काम नहीं करता। देयर आर न्यूमरस अदर थिंग्स व्हिच अ पर्सन वांट्स। अलग अलग चीजें, बहुत सारी अलग अलग चीजें चाहिए होती है। फैमिली चाहिए होती है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है, इजी वर्किंग कंडीशंस चाहिए होते हैं, हेल्थ के लिए जो वर्किंग कंडीशन है वो चाहिए होती है, अच्छी एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं सारे, राइट? अपना 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 लाइफ जो है वो इजी रहे, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। तो बड़ी सारी चीजें जो हैं वो इनकम के साथ साथ वो देखते हैं। सो देयर आर न्यूमरस अदर गोल्स which a person wants in order to be developed. So what we have come across here is that for development, people don't only look at income as the only goal, but they want family, they want health, they want good working conditions, they want safe environment, they want respect, they want no discrimination. So there are numerous other things along with income which a person wants in order to be developed. So there is one more statement that I'm going to write here, which is important. For development, people look at a mix of goals. For development, people look at a mix of goals. उनको सिर्फ एक गोल से डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अगर कोई चाहे कि सिर्फ मुझे फैमिली मिल जाए मेरी, मुझे और कोई चीजें नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, इज दैट डेवलपमेंट? से डेवलपमेंट ऑब्वियसली नहीं होगी। अगर कोई कहता है कि मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट करो, सारे आगे मेरी रिस्पेक्ट करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, दैट इज डेवलपमेंट फॉर मी। डू यू थिंक that would that person would be able to develop in his life? No, right? So similarly, if anyone say कि मुझे सिर्फ इनकम चाहिए लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, और मुझे कुछ इसमें से चीजें नहीं चाहिए, that would be development for me? No, never. That person is never going to develop or achieve satisfaction in his life. So for development, people look at a mix of goals, not a single goal, but a mix of all these goals: family, health, working conditions, safe environment, no discrimination, everything. Right? So this is another important topic which we have covered, is that for development people look at a mix of goals. If a question comes that how will you explain this line, for development people look at a mix of goals, then you need to write this example. आप एक IT इंजीनियर का एग्जांपल दे सकते हैं क्या, जिसकी दूर ट्रांसफर हो रही है लेकिन वो नहीं जा रहा है, चाहे उससे ज्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि वहां कई चीजें उसको नहीं मिल रही, right? So this is how you are going to approach with this answer. So this is another topic covered, that for development people look at a mix of goals. So till now we have covered 3 topics. Number 1 is that development is different for different people, right? Developmental goals are different for different people. Second thing we have covered is that developmental goals can be conflicting also, right? People can have conflicting developmental goals also, and the examples can be of dams and minimum support price. And the third thing which we have covered is that income and other goals. For development, people look not only at income as the only goal, but a number of other goals. That is, for development, people look at a mix of goals, right? Now, the next topic which we are going to take up is how
डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज कंपेयर। अभी तक हम जो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हमने देखना है कि हर कंट्री एज अ होल कैसे हम देखते हैं कि कोई डेवलप है कि नहीं डेवलप है। आपने बड़ी बार प्रोजेक्ट्स किए होंगे, कई बार पढ़ा होगा कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, इथोपिया जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, इजिप्ट जो है वो डेवलप। तो ये अलग अलग कंट्रीज को ये डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कैसे कहा जाता है? On what basis, on what criteria do we measure the developmental levels of different countries? So the next topic is how to compare development of different countries. हम अलग अलग कंट्रीज की डेवलपमेंट को कैसे मेजर करते हैं? सबसे पहला, there are different ways of measuring development for different countries, right? The most important criteria for measuring development of different countries is obviously income. I'm not saying that it is the only criteria. I'm saying that this is the most important criteria for measuring development of a country, income. So World Bank has given us one particular measure for comparing the developmental level of different countries, which is called per capita income. This per capita income is also known as average income. हमारे वर्ल्ड बैंक ने हमें बोला है कि अगर हमें डेवलपमेंटल लेवल्स कंट्रीज की कंपेयर करने हैं या देखने हैं तो उसके लिए हम पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम जो है वो लेंगे मेजर, ठीक है ना। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम आप देखिए, जैसे हमारे पूरी कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं और वो कितने पैसे कमाते हैं, ठीक है। हमारी जैसे फैमिली में है, suppose there is a family of 5 members, all 5 members are earned. There is family A, ठीक है, इसके 5 मेंबर्स हैं। मेंबर 1 जो है वो ईयरली 20,000 रुपीज अर्न कर रहा है। मेंबर 2 जो है वो 50,000 रुपीज अर्न कर रहा है। मेंबर 3 जो है वो 40,000 अर्न कर रहा है। मेंबर 4 जो है वो 1 लाख रुपीज पर एनम अर्न कर रहा है। और मेंबर 5 जो है वो कुछ नहीं कर रहा है, वो 0 रुपीज, कुछ काम नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठ के खा रहा है, ठीक है। तो इस फैमिली ए की पर कैपिटा इनकम कितनी है? हाउ आर वी गोइंग टू मेजर? तो पर कैपिटा इनकम मेजर करने के लिए वी ऐड all the incomes of all the members. Total income कितनी total income हो गई इनकी? Let's see, 20,000 and 50,000, 70,000, 70,000 and 40,000, 1 lakh, 10,000, और 1 lakh 10,000 and 1 lakh, it is 2 lakh 10,000. 2 lakh 10,000 इनकी होगी total income. I'll again tell you what are we measuring? Per capita income और average income, ठीक है। कैसे मेजर हो रही है ध्यान से? Total income of all the members divided by total members of the family. How many total members of the family are there? 5. 1, 2, 3, 4. हालांकि ये 5th मेंबर कुछ पैसे कमा नहीं रहा है, फिर भी हम उसको, क्योंकि वो पूरी फैमिली की इनकम हमने देखनी है, पूरी फैमिली की इनकम देखने के लिए हमें सारे मेंबर्स, कितने टोटल मेंबर्स हैं? 5। तो 2,10,000 को हम 5 से डिवाइड करें तो इनकी पर कैपिटा इनकम कितनी आ गई?
1, 2, not 1, 2, but 4, 2, 42,000. 42,000 is the per capita income of family A. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ऑन एन एवरेज इस फैमिली का हर एक बंदा जो है वो 42,000 पर एनम अर्न कर रहा है. Now let me give you the correct definition of per capita income here. Per capita income is the total income of the whole country. Per capita income of country. Total income of the whole country. कितने पैसे सारी कंट्री कमा रही है? Divided by the total population of that country. समझ आया? Total income divided by total population. इसी तरह हमने फैमिली की पर कैपिटा इनकम निकाली ना, total income divided by total members of the family. Similarly, per capita income is total income divided by total population of that country. ये फॉर्मूला है हमारा पर कैपिटा इनकम का. समझ आ गया? इस पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी कहा जाता है कि ऑन एन एवरेज हमारी कंट्री में एक बंदा पर एनम कितने पैसे कमाता है. राइट? सो पर कैपिटा इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. दिस पर कैपिटा इनकम इज आल्सो नोन एज एवरेज इनकम. ठीक है? Now depending upon this per capita income, the World Bank has classified countries into rich countries and we can say the high income countries or low income countries. High income or rich countries and low income countries. Now, अगर एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर्स, कितने यूएस डॉलर्स? 12,000. आप अपनी बुक्स में बेटा सारे चेक कर लेना, इसका लेटेस्ट डाटा है. एज पर मी इट इज 12,256 यूएस डॉलर्स. 12,256 यूएस डॉलर्स अगर एक पर कैपिटा इनकम है, एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो है वो 12,256 यूएस डॉलर्स आ रही है, तो वो हाई इनकम कंट्रीज या रिच कंट्रीज है. ठीक है? और अगर उनकी पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर्स 1,005 यूएस डॉलर से कम है तो वो लो इनकम कंट्री. ठीक है? समझ आ गया? और बाकी सारे जो मिडिल लेवल इनकम कंट्रीज है. ठीक है? हाई इनकम कंट्रीज या रिच कंट्रीज कौन से होंगे? जिनकी पर कैपिटा इनकम जो है दैट इज मोर देन 12,256 यूएस डॉलर्स. लो इनकम कंट्रीज हो गए जिनकी पर कैपिटा इनकम इज लेस देन 1,005 यूएस डॉलर्स. राइट? सो दिस इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ how the countries. और हमारा इंडिया, it comes in somewhere in the middle with the per capita income of 1,800 something US dollars. Right? So हमारी इनकम पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, 1,800. रिच वाले लोगों से तो बहुत दूर है, उनकी 12,000, हमारी 1,800. very very less. Right? We are just above the low income countries. ठीक है? Most of the high income countries are developed countries. ठीक है? Most of, मैं ये नहीं कह रही कि सारी high income countries developed countries. Most of the high income countries are developed countries except for the Middle East countries and some smaller countries. अब आप बोलोगे कि अगर सारी की सारी high income countries developed नहीं है तो क्यों नहीं है? ये Middle East countries और कुछ छोटी countries क्यों
इतने पैसे, इतनी हाई इनकम होने के बावजूद वो डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों नहीं आ रहे? ये जो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड का कंसेप्ट है बेटा, ये एक बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है। ये अभी थोड़ी की देर बाद में लूंगी और फिर आपको पता चलेगा कि क्यों सिर्फ पैसा कमाने से एक कंट्री डेवलप नहीं होता। ठीक है, जैसे हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा कि एक किसी की डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंटल गोल्स आर नॉट कैन नेवर बी अ वन सिंगल गोल। सिर्फ पैसा कमाने से डेवलपमेंट नहीं हो जाती है। वी लुक एट अ मिक्स of goals, right? So people look at a mix of goals for development. So we'll see, we'll check it another channel that, or a few minutes later, that why certain countries do not come under developed countries, although their income level is so high. So till now we have learned that different countries can be compared as per the World Bank, can be compared on the basis of per capita income or average income. What is per capita income? It is the total income of the country divided by total population. And based on this per capita income, the countries which are earning more than this much US dollars, they come under the high income countries or rich countries, and the countries which are earning less than 1,005 US dollars per year, they come under the category of low income or poor countries, right? But as we can see, the per capita income or average income, although are very useful for comparing countries, but they have a limitation. The averages have limitations. What is the limitation of average? What is the limitation of using average income or per capita? The limitation, बेटा ये ध्यान से याद रखना, 3 mark question board में ये बहुत common है आना, that what is the limitation of using averages, right? What is the limitation of using averages or per capita? The limitation of using averages is that it hides disparities. Averages hide disparities. Disparities क्या होती है? Disparities हो गई लोगों की इनकम लेवल सेम नहीं है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम क्या रहता, जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं उसमें कि पर कैपिटा इनकम होती है कि एवरेज एक बंदा कितना एक कंट्री में अर्न कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम दोबारा इस एग्जांपल में यहाँ पर एक वन पर्सन इज अर्निंग नथिंग फॉर द होल ईयर, बट इसको भी हम कह रहे हैं, इसको भी इसी कैटेगरी में ला रहे हैं कि इसने भी 42,000 पर एनम जो है वो अर्न कर लिया। समझ आ गया? तो डिस्पैरिटी, एक बंदा यहाँ पे 1 लाख रुपया पर एक साल का कमा रहा है और एक बंदा कुछ नहीं कमा रहा है, और उन सारे लोगों को हमने एक ही लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। अभी सारे लोग जो हैं वो 42,000 पर एनम अर्न कर रहे हैं, डिस्पैरिटीज नहीं दिख रही हैं, ठीक है। और डिस्पैरिटीज देखना बहुत जरूरी है। एक हमारी कंट्री जिसमें वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल आर लिविंग, यू ऑल नो अबाउट द बिरलास, टाटास, द what is it called, which group is this, ये जो हमारा रिलायंस ग्रुप है, ठीक है, टाटा ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, ये सारे के सारे लोग जो है they are multi-millionaires. I mean one of the richest people in the world, not even in India but in the world, right? लेकिन वही हमारी कंट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जो कई दिनों से भूखे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, they are dying of hunger, राइट और हमारा कहा जा रहा है कि जी इनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो 1800 यूएस डॉलर पर है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कोई पैसा कमा ही नहीं रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो हजारों लाखों मिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं एक साथ। तो डिस्पैरिटीज नहीं दिखती हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम ऑल्दो इज यूज्ड टू सी द इनकम लेवल्स ऑफ अ कंट्री, बट they hide disparities. सबसे बड़ा इनका नुकसान ये है कि डिस्पैरिटीज नहीं है मेरे पास।
ठीक है, ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं उसमें when a question comes that why average, what are the limitations of average income, you can say they hide disparities, and this example can be given that if a person is earning 1 lakh a year and the other person is not earning at all, they are all categorized in the at the same level, right? So this is the what it is called, the limitation of average. ठीक है, तो एवरेजेस का हमने पढ़ा, एवरेज है पर कैपिटा इनकम इज द टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, एंड these averages have one big limitation, that these averages they hide disparities, right? अब averages की अगर शॉर्टकमिंग है तो वो क्या चीज है जिससे हम कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं? तो जैसा कि हमने पहले समझा कि सिर्फ इनकम के बेसिस पे हम कंपेयर नहीं करते, there are other criteria also on the basis of which the countries can be compared, right? तो वो देखते हैं अब वो क्राइटेरिया क्या है. Let's have a quick recap of again what we have done in this class. Developmental goals are different for different people, and these developmental goals can be conflicting also, right? Income as such is not the only goal of development, but people look at a mix of goals for development. Along with income, they want some other goals also to be achieved, right? And in order to compare different countries for development, we use per capita income or average income, which is the total income of the residents of the country divided by its total population. But the problem or the limitation of using average is that averages hide disparity, right? Now, there are certain examples given in your book now. Let's go through those examples. आपके बुक में हरियाणा, केरला और बिहार, इन 3 स्टेट्स की डेवलपमेंटल लेवल्स डिस्कस किए हैं. सबसे पहले उन्होंने पर कैपिटा इनकम बताई, ठीक है. पर कैपिटा इनकम हरियाणा की हाईएस्ट है, नंबर 1 पे आ रहा है, केरला नंबर 2 पे आ रहा है और बिहार नंबर 3 पे आ रहा है, right? These are the developmental levels of these per capita income levels of these 3 states. अगर हम पर कैपिटा इनकम के पे देखें तो इसमें हमें पता चलेगा कि हरियाणा probably is the most developed state है, because per capita income is highest of हरियाणा, right? लेकिन इसके साथ हम 2 और चीजों को कंपेयर करें, infant mortality rate and net attendance ratio. पहले समझते हैं कि infant mortality rate क्या होता है. और net attendance ratio क्या होती है. Infant mortality rate होता है, what is the meaning of infant? Children below the age of 1 year. Children below the age of 1 year. Mortality rate क्या होता है? Death, क्या कितने जिंदा रहे और कितने मर गए, ये देखना, ठीक है. Infant mortality rate measures the rate of children who die before the age of 1 year. Who die before the age of 1 year in one particular year. So what is infant mortality rate? It is the rate at which children below the age of 1 year they die in a particular year. एक साल में कितने 1 साल से छोटे बच्चे जो है वो मर गए, वो होते हैं infant mortality, ठीक है. अब infant mortality rate ज्यादा होगा,
इसका मतलब है कि ज्यादा बच्चों की डेथ हो गई 1 साल से छोटे। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी जिस एरिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मेजर कर रहे हैं उसमें हेल्थ सर्विसेज कैसी, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं और न्यूट्रिशनल लेवल कैसे हैं लोगों के। 1 साल से छोटे बच्चे अगर ज्यादा मर रहे हैं, दैट मींस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर हाई है, तो उस एरिया की हेल्थ सर्विसेज जो है वो बहुत खराब है, ठीक है। प्रॉपर बच्चों को वैक्सीनेशन, प्रॉपर बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पा रहे, ठीक है। तो अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसी जगह का हाई है, का मतलब है कि वहां पर जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। दैट मींस कि वहां की हेल्थ सर्विसेज दे आर नॉट अप टू मार्क, ठीक है। और दूसरा है नेट अटेंडेंस रेशियो। व्हाट इज नेट अटेंडेंस रेशियो? नेट अटेंडेंस रेशियो होती है the number of children attending the school, the number of children attending the school between the age group of 14 to 15 years. The number of children attending the school within the age group of 14 to 15 years, with the ratio is as compared to the total number of children in that age group. Number of children attending the school in this age group divided by the total number of children in that age group. That is the net attendance. कितने बच्चे 14 से 15 साल के स्कूल अटेंड कर रहे हैं, टू रेशियो तो हमेशा 2 में आती है ना, टू हाउ मेनी टोटल चिल्ड्रन आर देयर इन दैट एज ग्रुप, ठीक है। अब नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो किसी एरिया का अगर अच्छा है तो इसका मतलब कि एजुकेशनल लेवल्स उस एरिया के अच्छे हैं, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर थिंग व्हिच you all might have studied in class 9, literacy rate. Now what is the difference between literacy rate and net attendance ratio? Literacy rate होता है any child who is 7 years and above who can read and write in any language. What is literacy rate? A child who is 7 years or above who can read or write in any language, that gives the literacy rate. Net attendance ratio is a better option to judge the educational levels of an area. 7 साल से बड़ा बच्चा कोई भी जो पढ़ना लिखना किसी भी लैंग्वेज में जानता हो गया लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट एक बड़ी ट्रू पिक्चर नहीं देता है एक किसी एरिया की एजुकेशनल लेवल की। नेट अटेंडेंस रेशियो देता है। नेट अटेंडेंस रेशियो मींस 14-15 साल का बच्चा जो स्कूल जा रहा है, अगर 14-15 साल का बच्चा जो स्कूल जा रहा है वो देखा जाए, इसका मतलब पिछले कम से कम भी 10 सालों से वो स्कूल जा रहा है, ठीक है। अगर वो पिछले 10 सालों से स्कूल जा रहा है तो कुछ ना कुछ उसने अच्छा पढ़ा लिखा सीख लिया, पढ़ाई कर ली है, तो नेट अटेंडेंस रेशियो इज अ बेटर component or better option to study the literacy levels of a particular area. Right now we have understood what infant mortality rate is, what is net attendance ratio and what is literacy rate. Right, बिहार में तो infant mortality rate भी lowest है और net attendance ratio भी lowest है, तो इसका मतलब सबसे least developed हमारा हो गया बिहार, सबसे least developed, ठीक है। अब हरियाणा का पर कैपिटा इनकम तो बड़ी हाई है, पैसे तो बड़े हैं लोगों के पास, लेकिन हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो काफी कम है एज कंपेयर टू केरला। केरला इज नंबर 1 इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सॉरी आई मीन नंबर द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सबसे कम है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है, सबसे ज्यादा बिहार का है, उससे सेकंड नंबर पे आ गया हरियाणा और सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला का है। दैट मींस हेल्थ सर्विसेज सबसे अच्छी कहां पे है, जहां पे सबसे कम है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो वो कहां आ गया, केरला। केरला में हेल्थ अच्छी है। दूसरा नेट अटेंडेंस रेशियो भी हाईएस्ट है केरला। नाउ वी कैन सी फ्रॉम दीज एग्जांपल्स दैट although
The income levels of Haryana is the highest among the three, but because of infant mortality rate and net attendance ratio, Kerala is considered to be the most developed state. ठीक है, इस पूरे एग्जाम्पल में हमने इतना समझ लिया कि सिर्फ इनकम लेवल के बेसिस पे हम किसी को डेवलप नहीं कह सकते, ठीक है, हमें उसका हेल्थ सर्विसेज और हमें उसके एजुकेशनल लेवल्स भी देखनी है, ये जानने के लिए कि वो जगह जो है, वो एरिया जो है वो डेवलप्ड है कि नहीं, ठीक है। तो इस पूरे एग्जाम्पल से हमें पता चल गया कि हरियाणा जिसके पास पैसा है, सिर्फ पैसे की वजह से वो डेवलप नहीं हो सकता। तो हमें अपने सवाल का जवाब मिल गया जो पिछले टॉपिक में हमने कहा था कि सिर्फ वो कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज और कुछ ऐसी कंट्रीज जिनके पास पैसे तो बड़े हैं पर कैपिटल इनकम इज हायर देन 12,000 US dollars, but still they are not considered to be the developed countries because वहां पर हेल्थ और एजुकेशन वो अच्छी नहीं है, ठीक है, उनकी लेवल्स काफी कम है, इसीलिए वो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं गिनी जाती, राइट। I have a question from Mridula here, that number of deaths after the birth of a child, yes, I am going to repeat net attendance ratio and I am going to tell you about infant mortality rate also. Let me see your questions here now. Okay, अब ध्यान से सुनिए बेटा। infant mortality rate होता है after the birth of the child, बच्चा पैदा हुआ है और 1 साल तक उस बच्चे की, अगर जब तक वो 1 साल का होता है उसके बीच में अगर उस बच्चे की डेथ हो जाती है, उसको नॉर्मल डेथ रेट में नहीं गिना जाता है, उसे इन्फैंट मोर्टालिटी रेट, समझ आ गया। इन्फैंट मोर्टालिटी रेट अलग से मेजर करते हैं हम, यू नो क्यों इन्फैंट मोर्टालिटी रेट अलग से मेजर करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे की अगर डेथ हो रही है, 1 साल से छोटे बच्चे की डेथ हो रही है, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ, मोस्टली नॉट बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट और एनीथिंग एल्स, इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है। इसीलिए इन्फैंट मोर्टालिटी रेट हमारे कंट्रीज में मेजर करना बड़ा जरूरी है, ये देखने के लिए कि हेल्थ सर्विसेज कैसी है। तो आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, 1 साल के अंदर अंदर कितने बच्चे डेथ मर रहे हैं, 1 साल, सपोज 1 साल में 2020 से लेके 2021 तक 100 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, और 100 बच्चे 1 साल से कम कितने बच्चे मर गए, सपोज 10 बच्चे मर गए, ठीक है। तो इन्फैंट मोर्टालिटी हो गया 10 डिवाइडेड बाय, मतलब इन्फैंट मोर्टालिटी रेट कितना हो गया, कितने बच्चे पैदा हुए डिवाइडेड बाय, सॉरी कितने बच्चे मर गए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो इन्फैंट मोर्टालिटी रेट हो गया 0.1, राइट। Then how could this be possible in the country? Yes, रुको बच्चे, who is this? Akul. Akul, I'll just get back to you. Let me first explain the net attendance ratio. Net attendance ratio means, net attendance ratio होता है कि 14 से 15 साल के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पूरे एरिया में 14 से 15 साल के कितने बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं इस पूरे एरिया में, जम्मू में 14 से 15 साल में, जिसमें से 400 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो नेट अटेंडेंस रेशियो 400 डिवाइडेड बाय कितने टोटल बच्चे, 1000, ठीक है, हो गया हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है। दूसरा, अगर किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं कंट्री के पास, तो वो कंट्री नहीं हेल्थ और प्रॉपर वो दे रही है अपने अपने सिटीजन्स को प्रॉपर एजुकेशन। आप देख लो मिडिल ईस्ट कंट्रीज कितनी रिच है, कितने तेल के कुएं हैं, लेकिन वहां पे ह्यूमन राइट्स नहीं है लोगों के पास, एजुकेशन कोई स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ शेखों के पास बड़ा बड़ा पैसा है, ठीक है। एक कंट्री के पास पैसे होने का मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे लोग रिच हैं, उसका मतलब ये है कि कुछ लोग इतना पैसा कमा रहे हैं कि पूरी कंट्री का पर कैपिटा इनकम हाई हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर, ठीक है। आपको पता है मिडिल ईस्ट यूएई वगैरह में ह्यूमन राइट्स नहीं है, विमेन राइट्स नहीं है,
उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं, उनके पास नहीं है, समझ लो। हेल्थ केयर फैसिलिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, अगर है भी है तो बहुत महंगी है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि पैसा होने के साथ साथ वो अपने बच्चों अपने अपने सिटीजन को प्रॉपर हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज और ह्यूमन राइट्स भी दे रहे हैं, ठीक है। Has the capital in hand, it can invest in, it can invest in health sector. So how IMR can be? बेटा नमक मिल गया होगा, इस चीज का जवाब मिल गया होगा कि अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो क्यों हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, उसकी मतलब they don't want. We have the examples here in front of us. Middle East countries are the biggest examples. ठीक है, हरियाणा एग्जाम्पल है, हरियाणा में ऑल दो लोगों के पास, जिनके पास पैसे हैं, बड़े पैसे हैं उनके पास, ठीक है, लेकिन वो जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट नहीं कर रही है हेल्थ और दूसरे सेक्टर में, बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट गुड इनफ टू डू दैट। अच्छी गवर्नमेंट नहीं है वहां पे, ठीक है। अनदर व्हाई इन अखिल हैज अ क्वेश्चन कि सिर्फ 14 से 15 साल के बच्चे क्यों गिने जाते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो में। बेटा ध्यान से सुनो, राइट टू एजुकेशन का पता है आपको, राइट टू एजुकेशन के अंडर 14 साल के छोटे से कम बच्चों तक, जो बच्चे हैं 14 से 14 साल के, वहां तक कंपल्सरी एजुकेशन है, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि 14 या 15 साल के बच्चे जो हैं, इतने बच्चे, उस एज तक बच्चे स्कूल जाना जरूरी है होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपल्सरी किया हुआ है। और फिर हमने देखा है कि गवर्नमेंट की कंपल्सरी करने के बाद भी कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, ठीक है। तो वैसे भी एक दिस इज द एज जो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड की है कि यहाँ तक बच्चों की एजुकेशनल लेवल्स जो है वो बेसिक लेवल्स बच्चों को मिलनी चाहिए। 14 साल तक बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन गवर्नमेंट दे रही है, इसीलिए नेट अटेंडेंस रेशियो भी वहीं से मेजर करें, ठीक है। ओके, लकी सिन्हा, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? ओके लकी, हरियाणा, बेटा आर्यन, कई बच्चों के बुक्स में हरियाणा की जगह महाराष्ट्र होगा कि तो डजंट मैटर, हमने बस ये सीखना है कि उनकी जो पर कैपिटा इनकम आईएमआर और नेट अटेंडेंस रेशियो है उनका उन्होंने कंपैरिजन कैसे किया, ठीक है। लकी आई एम नॉट फाइंडिंग योर क्वेश्चन बेटा। Yes, you say that the fifth person is not earning. Okay, Lucky, here is your question. Let me get to your question now. आपने बोला कि जो हमने एवरेजेस में पढ़ा कि एवरेज इनकम होता है कि ऑन एन एवरेज एक बंदा कितने पैसे कमा रहा है, यही तो प्रॉब्लम है एवरेजेस की, कि ऑल्दो उस फैमिली में फिफ्थ पर्सन वाज नॉट अर्निंग एनीथिंग, ठीक है। हमारी इंडिया में 40% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन फिर भी हमारी पर कैपिटा इनकम $1800 है। इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज एक बंदा 1800 कमा रहा है, ठीक है। इट गिव्स अ फॉल्स पिक्चर, गलत डिस्पैरिटीज बता ही नहीं रहा है एवरेज इनकम में, यही तो लिमिटेशन है एवरेज की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट लकी? हैव यू अंडरस्टूड दैट? लक्ष्य, यू आर आस्किंग मी अबाउट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का अभी एज सच वर्ल्ड वाइड कोई क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ, ठीक है। लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आपका पॉलिटिकल साइंस का जब चैप्टर आएगा ना, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, वंडरफुल चैप्टर, आपको ये सारे क्वेश्चंस वहां पे अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कैसे हो रही है, और कैसे दुनिया को पता है कि हमारे इंडिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। ऑल्दो हमने उसका डेवलपमेंट में कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, ठीक है।
यस लकी, यू आर राइट। अगर वो कुछ कमा ही नहीं रहा है और दुनिया कह रही है कि आपकी एवरेज इनकम इतनी इतनी है, तो दैट मींस इट इज गिविंग अ फॉल्स पिक्चर डेफिनेटली। तभी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कंट्री में। देखो, जब हमें डेवलपमेंट का करना होता है ना, तो कुछ ना कुछ बेसिक लेवल हमें डिसाइड करनी पड़ती है, ठीक है, और फिर उनकी लिमिटेशंस भी हमारे पास होती है कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम पूरी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके मानवजोत, okay, I think it is time to close the class now. We already have 1 hour of class now. Next topic, thoda sa aapka chapter reh gaya, we'll revise whatever we have done in today's class and we'll take the next topics forward, right? If you have any issues, any problems understanding any of the topic here, next time pehle hum aapke doubts clear karenge and then we'll proceed. Okay, thank you beta, thank you everyone.